नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहली बात, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। डीएनए से डीएनए के निर्माण को तो हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जबकि डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एवं आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ट्रांसलेट होकर के, न्यूक्लियोटाइड्स किस में ट्रांसलेट होते हैं, बेसिकली तीन के न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड में ट्रांसलेट होते हैं, और ये अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। और जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनको कहते हैं प्रोटीन्स। तो ये जो आरएनए से जो प्रोटीन के निर्माण को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। और बहुत सारे जो वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो क्या करते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वो क्या करते हैं, इस आरएनए से सबसे पहले तो डीएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये डीएनए फिर अगेन आगे के प्रोसेस को पूरा करता है, ठीक है। तो आज हम लोग आपका ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए से जो आरएनए का निर्माण है उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, और वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू अब देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का, कि ओवरव्यू क्या होता है बेसिकली। कि होता क्या है कि आपके जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसके एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करते हुए आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, जिसको हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, डीएनए के जो एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में यूज करते हुए आरएनए का निर्माण करता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो सिंथेसाइजेस आरएनए फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट बाय यूजिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. All three RNA, mRNA, ribosomal RNA and transfer RNA participate in protein synthesis. और जो भी RNA इसके द्वारा जो सिंथेसाइज होते हैं, तीनों प्रकार के RNA, मैसेंजर RNA है, राइबोसोमल RNA है, ट्रांसफर RNA है, तीनों प्रकार के RNA प्रोटीन संश्लेषण वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉट ऑल जीन अनकोड्स प्रोटीन, सम एनकोड्स rRNA और ट्रांसफर RNA। जो सारे जो जीन्स है ना इसमें एक में, वो सारे जीन्स हमेशा प्रोटीन को एनकोड नहीं करते हैं। कुछ उनमें से राइबोसोमल आरएनए को भी एनकोड करते हैं तथा कुछ ट्रांसफर आरएनए को भी एनकोड करते हैं। यानी जो जीन है उससे प्रोटीन निर्माण के साथ साथ में राइबोसोमल आरएनए तथा टीआरएनए का निर्माण भी होता है। Transcription is tightly regulated. Only 0.01% of genes in a typical eukaryotic cells are undergoing transcription at any given moment. जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें है ना, जो हम ये देख रहे हैं कि केवल 0.01% ऑफ जीन्स है, वही है ना जो यूकैरियोट्स में, वही है ना जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाता है। बाकी जो जीन्स है वो आपका जंग डीएनए के रूप में पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो आप आसानी से इस पर जवाब दे सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कहते हैं, कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करते हुए आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके लिए एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यदि हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखें बेसिकली, तो ये देखिए आप, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये बेस है, ठीक है। ये आपकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। बेस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एडेनिन हो सकता है, यहाँ पे थाइमिन हो सकता है, यहाँ पे साइटोसिन हो सकता है, ठीक है। कोई भी बेसिस हो सकता है। अब इस पे क्या होता है, आपका जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है, इस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री बेस को यहाँ पे ऐड करता है। यानी ए होगा तो यहाँ पे यूरोसिल ऐड करेगा, यदि टी होगा तो यहाँ पे ए को ऐड करेगा, ठीक है। सी होगा तो यहाँ पे जी को ऐड करेगा।
इस प्रकार से नए नए बेसिस को ये ऐड करता हुआ जाता है। कहाँ पे 3-OH एंड पे नया बेस को ये ऐड करता हुआ जाता है। और इस प्रकार से है ना जो ये DNTPs होते हैं ना, DNTPs OH पे जुड़ते हुए जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये निर्माण करते हैं, जो कि राइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि RNA होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-OH एंड को आपका RNA पॉलीमरेज जो DNA के ऊपर जो पाए जाने वाले जो बेसिस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड करता हुआ जाता है 3-OH एंड पे, और इस प्रकार से चेन को एक्सटेंड करते हुए ये जाता है। ये देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका DNA है। ठीक है, DNA का ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होता जाएगा और यहाँ पे ना जो सिंथेसिस करता गया, यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेशन सीक्वेंस आ गया, यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया। तो चालू कहाँ हो रहा है? प्रोमोटर से, यानी वह रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोमोटर रीजन। इसको अपन आगे डिटेल में लेंगे। और जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है उसको कह रहे हैं हम लोग टर्मिनेटर। तो जो भी जीन है उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। एक आपका वो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली चालू होता है, और एक रीजन वो जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली फिनिश होता है। तो चालू होता है उसको कह रहे हैं हम लोग प्रोमोटर रीजन, और जहाँ पे खत्म हो रहा है उसको कह रहे हैं अपन लोग टर्मिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही आपका प्रोमोटर रीजन आया, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद में ये जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये स्ट्रैंड है ना जो आपका नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और ये होता है आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये आपका ना जो RNA पॉलीमरेज उनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ जाता है, और इस प्रकार से नया जो नया जो RNA ये बन गया। ये आपका लाल कलर का जो दिख रहा है ये नया बना हुआ mRNA है, जो कि इस DNA के जो ये स्ट्रैंड है जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। या अपन कहते हैं इस स्ट्रैंड के अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसके बिल्कुल सिमिलर है ना जो सीक्वेंसेज इसमें पाई जाती है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, एक ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया। ये बबल कैसे बना कि इन्होंने दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज आपका बाइंड है और उसने ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को चालू कर दिया। तो ये वाला स्ट्रैंड है वो तो कोडिंग स्ट्रैंड है, और जिस स्ट्रैंड से सिंथेसिस हो रहा है वो नॉन कोडिंग है, या अपन इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड भी इसको हम लोग कहते हैं। वही बात कि ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड और ये आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इसको हम लोग माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो RNA जो बन रहा है आपका वो इसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, देखो ये A के सामने U, G के सामने C, T के सामने अगेन A, C के सामने अगेन G, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये जो स्ट्रैंड है इसका बिल्कुल सिमिलर होता है, एक्सेप्ट T की जगह यहाँ पे U पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इस स्ट्रैंड को हम लोग सेंस स्ट्रैंड अथवा प्लस स्ट्रैंड भी कहते हैं, या DNA कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी हम इसको कहते हैं। अगेन वही कि जैसे आपका RNA बनेगा, उस RNA से ट्रांसलेशन हुआ और उससे अमीनो एसिड्स आ गए किसके हिसाब से, इनके अंदर ये जैसे इनिशिएशन कोडोन है UG, फिर उसके बाद में GCA एक अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा, UGC दूसरा अमीनो एसिड को कोड करेगा, AAU इस अमीनो एसिड को कोड करेगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपकी एक है ना जो पॉलीपेप्टाइड चेन का इससे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा निर्माण होगा। अब जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, बेसिकली ये जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमने कहा एक RNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। और इस RNA पॉलीमरेज में क्या विशेषताएं होती है, ये सिंथेसिस को इनिशिएट कर सकता है, ये क्या कर सकता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करता है, और हमेशा इसको एक टेम्पलेट DNA की आवश्यकता होती है। और टेम्पलेट DNA की आवश्यकता होने के बाद में जैसे आपको प्रमोटर रीजन मिलेगा उस DNA को ये अनवाइंड कर देगा, और अनवाइंड करे बाद में ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अनवाइंड हो गए, ये अनवाइंड हुआ, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इस वाले स्ट्रैंड को ये रिवाइंड करता हुआ जाएगा और आगे वाले स्ट्रैंड को अगेन अनवाइंड करता हुआ
जाएगा। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है, अनवाइंडिंग की प्रॉपर्टी भी है तथा रीवाइंड की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। और ट्रांसक्रिप्शन के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेजेस होता है आपका रिकॉग्निशन एंड बाइंडिंग, ठीक है। दूसरा वो होता है स्टेज इनिशिएशन, ठीक है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू हो रहा है। तीसरा आपका अलोंगेशन यानी और न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो रहा है। और फोर्थ है आपका टर्मिनेशन एंड रिलीज यानी आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो जैसे टर्मिनेशन सिग्नल्स आए, जो बन गया आपका आरएनए है उसको टर्मिनेट कर देता है और खुद है ना जो आरएनए पॉलीमरेज उस डीएनए से अलग हो जाता है, यानी टर्मिनेट कर दिया उसने सीक्वेंस को और साथ में रिलीज भी ये हो गया। तो इस प्रकार से 4 स्टेजेस में प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसको हमने आप देख लिया। अब होता क्या है बेसिकली, किस तरह से होता है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि एंजाइम जो है वो एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या होती है। एंजाइम को जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, और यह आरएनए पॉलीमरेज ही तीनों प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस करता है। तो ओनली ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज्ड ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए इन प्रोकैरियोट्स बेसिकली, है ना। और टाइप काइंड्स ऑफ आरएनए में कौन से, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इट कंटेन्स 5 सबयूनिट्स, ठीक है, इनमें 5 सबयूनिट होती है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 449 किलो डाल्टन होता है, यानी 449 किलो डाल्टन, यानी इसका जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उससे जस्ट आधा होता है इसका साइज, ठीक है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, उससे जस्ट हाफ होता है। और ये क्या 2 चीज़ों से मिलकर के बनाया होता है, एक आपका कोर एंजाइम, दूसरा आपका सिग्मा फैक्टर। जो कोर एंजाइम है इसमें 4 सब यूनिट्स होती है, 2 तो होती है आपकी अल्फा सब यूनिट्स that hold enzyme together and required for essential for assembly and for activation of enzymes by regulatory proteins। तो 2 जो अल्फा यूनिट है वो एंजाइम को होल्ड रखती है एक साथ, और एंजाइम की असेंबली के लिए ये आवश्यक होती है, और साथ में एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए भी आवश्यक होती है। एक्टिवेशन किसके द्वारा होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स के द्वारा इसका एक्टिवेशन होता है, तो उसके लिए भी आवश्यक होती है। एक होती है आपकी बीटा, दूसरी होती है आपकी बीटा डैश। तो 4 सब यूनिट होगी, 2 तो अल्फा हो गई, एक बीटा हो गई, एक बीटा डैश हो गई। तो बीटा क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ जोड़ती है, जो 2 न्यूक्लियोटाइड आएंगे उनको जोड़ेगी। और बीटा डैश क्या करती है, टेम्परेट जो डीएनए होता है उससे बाइंड करने में इसको हेल्प करती है। तो बीटा क्या कर रही है, न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक कर रही है, और बीटा डैश क्या कर रही है, टेम्पलेट से बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सिग्मा फैक्टर क्या होता है, बेसिकली सिग्मा फैक्टर है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट रिक्वायर्ड फॉर लोकेटिंग करेक्ट इनिशिएशन साइट्स। यानी ये सिग्मा फैक्टर है, ये क्या करता है, जो इनिशिएशन साइट्स होती है, यानी इनिशिएशन साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन चालू होना है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस का स्टार्ट होना है, जहां से इनिशिएट होना है, उसको फाइंड करने का काम ये करती है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटिंग द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर। और ये क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे रिक्रूट करने के लिए आवश्यक होती है। द एक्टिव साइट्स कंटेन मैग्नीशियम आयन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, बेसिकली एक मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है जो कि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है, और ये मैग्नीशियम आयन इसकी एक्टिव साइट्स में पाया जाता है। और ये जो कोर और सिग्मा है दोनों मिलकर के होलो एंजाइम का निर्माण करती है। यानी कोर एंजाइम में आपकी 4 सब यूनिट हो गई, एक हो गई आपका सिग्मा फैक्टर। इसका मतलब आपके जो एंजाइम में 5 सब यूनिट होती है, 5 सब यूनिट का मिलकर के एक होलो एंजाइम का निर्माण ये करती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे। आगे की क्लास में हम लोग लेंगे कि किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरा करता है, और आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कौन कौन से ऐसे है ना जो सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धन्यवाद।